गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एरा। इस काल में हम प्राचीन भारत इतिहास के प्रागैतिहासिक युग को हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम जो इतिहास का विभाजन किया गया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो इसकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर जो इसका विभाजन किया गया है उनका भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। और साथ ही इस क्षेत्र में जो आदि मानव था उसके द्वारा जो विकास किया गया अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसने जिन नवीन चीज़ों का आविष्कार किया, तो उन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। मानव सभ्यता का इतिहास मानव के विकास का इतिहास है। मनुष्य का पृथ्वी पर कब और कैसे अवतरण हुआ, यह कहना तो आज भी एक तरह से असंभव है। मतलब ये एक निर्विवादित रूप से हम इस चीज को नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य का जन्म कब हुआ पृथ्वी पर और उसका समय कब रहा। इसके बारे में विद्वान जो है वो अनुमान ही लगाते हैं। लंबे समय तक अंधविश्वास और कल्पना के कोहरे में आवर्त यह प्रश्न अनुतरित रहा है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक आविष्कारों ने प्रकृति के अन्य रहस्यों के उद्घाटन की भांति मानव के उद्भव और विकास के रहस्यों के उद्घाटन में कोशिश की है, प्रयास किया है। विभिन्न वैज्ञानिक हैं, चाहे वो इतिहासकार मान लीजिए, चाहे आप वैज्ञानिक मान लीजिए, उन सभी ने मानव का इस पृथ्वी पर उद्भव और उसका विकास और इन सभी के रहस्य का पता लगाने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए हैं। इसके परिणाम से आज मानव के उद्भव और विकास का जो क्रमबद्ध विवेचन है वो प्रस्तुत किया जा सकता है उन्हीं के प्रयास के द्वारा। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास के जो युगानुगत विवेचन है उसी का नाम इतिहास है, क्योंकि इतिहास में हम विगत घटनाओं का अध्ययन करते हैं। वो घटनाएं जो अतीत में घट चुकी हैं और उन घटनाओं के का अध्ययन विभिन्न स्रोतों के माध्यम से किया गया है। पिछले कई वीडियो में हमने उन्हीं स्रोतों पे चर्चा की थी, उन स्रोतों में जिसमें हम साहित्यिक स्रोत भी लिए थे और पुरातात्विक स्रोत भी हमने वहां पर लिया था। तो उन्हीं स्रोतों के आधार पर मानव के जीवन की जो घटनाएं हैं और उन घटनाओं से संबंधित जो भी हमें अवशेष प्राप्त होते हैं उन अवशेषों के आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार जो पास्ट है उसके अध्ययन के आधार पर हम अपने वर्तमान को सुधारते हैं और भविष्य की हम प्लानिंग करते हैं। मानव सभ्यता का जो इतिहास है वो सुदूर अतीत में फैला हुआ है। मानव सभ्यता के इतिहास का वह कालखंड जिसके संबंध में हमारा ज्ञान केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही आधारित है। कहने का मतलब कि जिस काल विशेष की जानकारी हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से होती है वह काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक शब्द को अगर हम तोड़े तो प्राग प्लस इतिहास होता है। तो इस काल के बारे में हमें जितनी भी जानकारी प्राप्त होती है वो केवल खुदाई या उत्खनन में जो हमें ठोस रूप से जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं उसके द्वारा हम इस काल के बारे में जान सकते हैं। इस काल में मनुष्य लेखन कला से सर्वथा अपरिचित था, यानी किसी तरह का हमें यहाँ पर लेख नहीं प्राप्त होता है। इसलिए इतिहासकारों ने इसे प्राक साक्षर काल भी कहा है। ऐतिहासिक काल से आज से मानव इतिहास के उस काल से हैं जिसे के अध्ययन के लिए हमें उस युग के कुछ निश्चित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में कालगत जो समता है वो नहीं है। मानव इतिहास का लगभग 90% भाग है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। शेष जो 10% है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, क्योंकि जितनी भी खोज प्रागैतिहासिक युग के मानव ने की है
उन्हीं खोजों को हमने आगे जाके डेवलप किया है, जैसे कि अग्नि का आविष्कार है, आग जलाना मानव ने सीखा, पहिए का गोल जिसको चक्र बोलते हैं, पहिए का आविष्कार जिसके ऊपर आज हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आज हम एक कोने से दूसरे कोने में सरलता से जा सकते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा। तो पहिए का आविष्कार भी उस काल के मानव की देन है। एक सामुदायिक के रूप में जीवन भी उस काल के मानव की देन है। कृषि है, पशुपालन है, नगर योजना है, इसके अलावा जो विभिन्न सार्वजनिक भवन है, तो ये सभी उस काल के मानव की देन है। तो इस प्रकार जितना इतिहास जिसको हम आज केवल विकसित कर रहे हैं, वो इतिहास है आदि मानव की देन। और इस कारण ही हम 90% इतिहास है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम मानते हैं। लेकिन प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करने से पूर्व जो मानव सभ्यता है उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लें कि मानव सभ्यता या हम इतिहास की बात करें तो उसकी विशेषता या प्रवृत्ति के आधार पर इसको दो भागों में, सॉरी 3 भागों में इसको बांटा है। हमने पहले आपको बताया प्रागैतिहासिक युग, दूसरे नंबर पे आधे ऐतिहासिक युग और तीसरे नंबर पे आता है ऐतिहासिक युग। प्रागैतिहासिक युग ये मानव इतिहास के प्रारंभ से, यानी कि जब इस पृथ्वी पर एक जीव की उत्पत्ति होती है तब से लेकर और 3000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो काल प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। इस काल में हम मुख्य रूप से पाषाण काल, स्टोन एज का अध्ययन करते हैं। और इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस काल में केवल हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो पुरातात्विक सामग्रियों से ही प्राप्त होती है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो इतिहास लिखा जाता है वो केवल पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से लिखा जाता है। इस काल में हमें किसी तरह का साहित्यिक स्रोत या किसी तरह की साहित्यिक सामग्री हमें इसमें प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद हम जो दूसरा टाइप है आधे ऐतिहासिक काल, इसका कालक्रम वही 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इस काल में हमारे पास जो सिंधु सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है वो दोनों ही इस काल के अंतर्गत आते हैं। और इस काल की मुख्य विशेषता यह है कि इस काल में हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी हैं और साहित्यिक सामग्री भी है, यानी कि दोनों टाइप के स्रोत हमें यहाँ उपलब्ध होते हैं। पुरातात्विक सामग्री भी उपलब्ध होती है और साहित्यिक सामग्री भी उपलब्ध होती है। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि इस काल की जानकारी हम के लिए केवल हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर है। हमें यहाँ साहित्य तो मिलता है लेकिन वो साहित्य अभी पठनीय नहीं है। यानी कि जैसे सिंधु सभ्यता में हमें कई लेख प्राप्त हुए हैं, चाहे वो मोहरों पे हुए, मूर्तियों पे हैं, लेकिन उन लेखों को अभी तक इतिहासकार पढ़ने में सफल नहीं हुए। इसलिए हमारी साहित्यिक सामग्री तो हमें प्राप्त हुई है लेकिन उस साहित्यिक सामग्री से हमें किसी तरह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इस कारण सिंधु सभ्यता का जितना भी इतिहास जो आज हमारे सामने है, जो लिखा गया है, वो केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से ही लिखा गया है। साहित्यिक साक्ष्यों से हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। दूसरा, इसमें हम जो वैदिक सभ्यता को इस काल के अंतर्गत रखते हैं तो इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसको आदि इतिहास में रखते हैं तो कुछ इतिहास में। आदि इतिहास में रखने का कारण ये है क्योंकि वैदिक सभ्यता से संबंधित जितना भी साहित्य है वो साहित्य इस काल में न लिखा जाके वो बाद में गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में लिखा गया है। इस कारण इस सभ्यता को, क्योंकि इस समय किसी तरह की भाषा या लिपि का अभाव था, इस कारण वैदिक सभ्यता का जितना भी साहित्य है या वेदों को जैसे कि अपौरुष माना जाता है, यानी किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए, सीधे देवताओं के द्वारा वो अवतरित हुए हैं। इस कारण इस जो वैदिक साहित्य को भी आदि इतिहास में मानते हैं, लेकिन यह हमेशा अपवाद का विषय रहा है। जो तीसरे नंबर की हम बात करें वह है ऐतिहासिक काल। ये ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व के पश्चात का काल है और आज तक का इतिहास है इस श्रेणी में आता है। इस काल के अंतर्गत हमें पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध होते हैं, साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध होते हैं और विदेशियों के वर्णन भी। हमें तीनों प्रकार के साहित्य उपलब्ध होते हैं और तीनों प्रकार के साहित्यों की मदद से हम इस काल के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इस काल के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमें साहित्यिक स्रोतों की भी बहुलता से
हमें उपलब्धि होती है, और पुरातात्विक स्रोतों के साथ में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी हमें इस काल के साहित्य के निर्माण में मदद करते हैं। तो ये थे आपके इतिहास के अंतर्गत प्रवृत्ति और विशेषताओं के आधार पर इतिहास का विभाजन। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक युग की। तो प्रागैतिहासिक युग को, क्योंकि सबसे पहले तो प्रागैतिहासिक युग में मैंने आपको बताया कि इसमें केवल स्टोन एज है उसका अध्ययन किया जाता है। पाषाण काल प्रागैतिहासिक युग के अंतर्गत केवल हमारे भारत के इतिहास के अंतर्गत पाषाण युग आता है, और पाषाण युग है वो मुख्य रूप से केवल पुरातात्विक साधनों पर उपलब्ध है, और पुरातात्विक साधनों के अंतर्गत भी केवल हमें पाषाण निर्मित उपकरण यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो इन पाषाण निर्मित उपकरणों की विशेषताओं के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में डिवाइड किया इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने। जो पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है उसका समय माना जाता है 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण काल है इसका समय माना जाता है 6,000 ईसा पूर्व के पश्चात। तो पहले हम सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। पूरा पाषाण काल है तो भारत की जो पूरा पाषाण युगीन सभ्यता है इसका जो विकास है वह प्लीस्टोसीन या हिमयुग से माना जाता है। और प्लीस्टोसीन काल में पृथ्वी की सतह का बहुत अधिक भाग, मुख्यतः जो अधिक ऊंचाई पर था या जिसके आसपास बर्फ की चादर से जो स्थान ढका हुआ था, तो उस युग को हिमयुग की श्रेणी में माना जाता है। तो आज से 10 लाख वर्ष पूर्व यह जो ग्रह था वह अत्यंत ठंडा होने लगा था, क्योंकि माना जाता है कि जो पृथ्वी का हिस्सा है वो सूर्य का एक टुकड़ा ही था जो अलग हुआ था, जो पहले की आग का गोला था। लेकिन समय समय के धीरे धीरे समय के चलते चलते ये ठंडा होता गया, और ये मतलब एक बर्फ में कन्वर्ट हो गया था। ध्रुव प्रदेशों में बड़े बड़े हिमखंड या हिमनद जो प्रचंड वेग से नीचे उतरे और 45 डिग्री या उससे भी अधिक नीचे अक्षांशों तक भी पहुंच गए। फिर भूमध्य रेखा के निकट ही इनका प्रभाव पड़ती और विभिन्न जीवों पर पड़ा। और यह भी माना जाता है कि पृथ्वी पर जो सबसे पहले जीव की उत्पत्ति होती है वो पानी में होती है। जैसे कि अमीबा को मानते हैं सबसे पहले जीव के, अमीबा के रूप में हमें जीव की उत्पत्ति मिलती है जो एक कोशीय जीव होता है। उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए जीवन का विकास होता है, और आज की श्रेणी का जो मानव है वो आज हमें दिखाई देता है। आज के जिस श्रेणी का मानव है जिसे होमोसेपियंस मानव बोला जाता है। होमोसेपियंस का मतलब है बुद्धिमान मानव। तो और इस कारण आज जो हम हैं वो होमोसेपियंस हैं। होमोसेपियंस जो मानव के विकास में जो विभाजन किया गया है विभिन्न विशेषताओं के आधार पर, और उनको जो वैज्ञानिक नाम दिया गया, तो आज के मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमोसेपियंस है। और इसी के साथ जैसे कि अगर ये आपके कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव, आज के मानव की माँ कौन थी, तो आज के मानव की माँ का जो नाम था वह था ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रीकन्स। ये जो अफ्रीका में सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी इसकी। तो ये तो थी जनरल नॉलेज की बातें। हम आते हैं इसी पुरापाषाण युग में। तो भारतीय जो पुरापाषाण युग को मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों का स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया। अब पहले तो हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को भी पत्थर के औजारों के आधार पर, उनके बनावट के आधार पर और जलवायु के हिसाब से जो परिवर्तन हुए उस आधार पर 3 अवस्थाओं में दोबारा से इनको बांटा गया। प्रथम अवस्था को हम निम्न पुरापाषाण काल युग कहते हैं, और इसका काल लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जो दूसरा पुरापाषाण काल है उसको मध्य पुरापाषाण काल कहते हैं, और इसकी अवधि लगभग 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक निर्धारित की जाती है। और तीसरा काल उत्तरी या ऊपरी पुरापाषाण युग है, जिसका कालक्रम 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा है। तो इस प्रकार पुरापाषाण काल को निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल, इन 3 भागों में विभाजित किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निम्न पुरापाषाण काल का पर
चर्चा करते हैं। इसका जो निम्न पुरापाषाण काल है, इसके जो अधिकांश भाग है या इसकी जो जलवायु थी वो अधिकांशतः हिमयुग से ही गुजरा है, ये पार्ट है, क्योंकि इस समय हिमयुग था। इस काल के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण हमें प्राप्त हैं उनमें हैंडेक्स हमें प्राप्त हुआ है, क्लीवर हमें प्राप्त हुआ है और चॉपर। यानी इस काल में जो पाषाण निर्मित जो हमें उपकरण प्राप्त हैं जो मानव यूज करता था उनमें हैंडेक्स, क्लीवर और चॉपर, और ये सभी किससे निर्मित है? पाषाण से, पत्थर से। इस समय का जो मानव था वो गंगा और यमुना के मैदान में और सिंध का जो कछारी मैदान था में नहीं बसा था। भारत के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले पूर्व पाषाण काल के उपकरणों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। अब यहाँ हमें निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित दो संस्कृतियां मिलती हैं। एक संस्कृति चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और दूसरी हैंडेक्स संस्कृति। जो चापर है बड़े आकार वाला उपकरण होता है और जो पेबुल से बनाया जाता था। पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव के कारण चिकने और सपाट हो जाते हैं उन्हें पेबुल कहते हैं। तो जो पूरा निम्न पुरापाषाण काल था उस निम्न पुरापाषाण काल को भारत के जो विभिन्न भागों में हमें जो उपकरण प्राप्त हुए पाषाण के उनके आधार पर दो भागों में विभाजित किया है। पहला है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और दूसरा हैंडेक्स संस्कृति। पेबुल से मतलब है कि नदी के बहाव के कारण जो पत्थर चिकने हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं और सपाट हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पेबुल। और उन पेबुल से ही चापर जैसे बड़े पाषाण उपकरण बनाए जाते थे। तो इस कारण चापर चापिंग पेबुल संस्कृति इसको कहा गया है। निम्न पुरापाषाण काल में उपकरण निर्माण की विधियां दो प्रकार की थी, एक कोर विधि थी और एक फ्रेक विधि थी। किसी पत्थर के टुकड़े पर चोट करते हुए जब उसके किसी किनारे को पृथक किया जाता था तो जो पृथक किया गया भाग था वो फ्रेक कहलाता था और उसका जो आंतरिक भाग था वो कोर कहलाता था। तो इस प्रकार इन दो पद्धतियों के माध्यम से इस काल में औजार या हथियार उपकरण बनाए जाते थे। निम्न पुरापाषाण कालीन जो स्थल है उनमें भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में ये उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें आसाम की घाटी भी सम्मिलित है। एक महत्वपूर्ण निम्न पुरापाषाण कालीन जो स्थल है वह है सोवन नदी घाटी, जो कि पाकिस्तान में मिला है। यह सोवन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है और इस युग के महत्वपूर्ण स्थल है जो निम्न पुरापाषाण, जहाँ से निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति हमें प्राप्त होती है, उससे संबंधित विभिन्न कण हमें प्राप्त होते हैं। वो स्थान है सोवन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, आदमगढ़, भीमबेटका, निवासा आदि स्थानों से हमें निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। कई स्थल जैसे कश्मीर है, थार मरुभूमि, वहां से भी हमें निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, किंतु कश्मीर में हमें ज्यादा इस तरह के उपकरण हमें नहीं मिले हैं क्योंकि हिमानी युग में कश्मीर में अत्यधिक ठंड पड़ती थी और उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर के पास बेलन नदी घाटी है वो निम्न पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल रहा है। तो इस प्रकार सोहन नदी घाटी और बेलन नदी घाटी ये दोनों ही निम्न पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इनको एग्जाम में भी ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह राजस्थान के मरुभूमि क्षेत्र में डीडवाना है, भोपाल के पास भीमबेटका है, नर्मदा के पास नरसिंहपुर है, महाराष्ट्र में प्रभा नदी के पास नेवासा है जो गोदावरी नदी के पास स्थित है, आंध्र प्रदेश का गिदलूर है, करीमपुर पूरी है आदि महत्वपूर्ण स्थल है। इसके अतिरिक्त मद्रास कर्नाटक में भी कई ऐसे स्थल प्रकाश में हैं जहाँ इस काल से संबंधित हमें उपकरण प्राप्त होते हैं। इस काल के लोगों ने क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग उपकरण बनाने में किया था और इस काल के लोग जो थे वो शिकारी थे, घुमक्कड़ थे, खाद्य संग्रहण की श्रेणी में वो आते थे और बड़े बड़े पशुओं को मार के वो खाते थे, यानी कि वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। तो कुल मिला के इस काल की जो विशेषताएं हैं वो ये है कि इस काल का जो मानव था वो कहीं अभी स्थायी रूप से निवास नहीं करने लगा था, किसी तरह की उसमें सामुदायिक भावना नहीं थी, वो घुमक्कड़ था, जंगली था, शिकारी था और केवल खाद्य संग्रह की प्रवृत्ति से वो परिचित था। और इसके साथ ही इस काल का जो मानव था वो
विभिन्न टाइप से पाषाण के उपकरण बनाने लग गया था। हालांकि ये जो उपकरण थे वो बनावट में बेढंग के थे, किसी तरह की कोई आकृति नहीं थी, आकार में बड़े भी होते थे, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण भारत में, जिसमें मुख्य रूप से बेलन नदी घाटी और सोन नदी घाटी को हम ले सकते हैं, जहां से हमें इस काल से संबंधित उपकरण प्राप्त होते हैं। आगे निम्न मध्य पुरापाषाण काल और नव पुरापाषाण काल की जानकारी हम अगले वीडियो में इन दोनों टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।